प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास के आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न 20 अंकों का आपकी मुख्य परीक्षा में आएगा। अतः 5 प्रश्न 20-20 अंकों के होंगे। 100 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र है। इसके पाठ्यक्रम पर लेकर के मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से चर्चा की। और जो आपके 4 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, दूसरा प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र हैं, भारतीय और पाश्चात्य। तीसरा प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के नाम से है, जिसमें 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं। और चौथा प्रश्न पत्र जिसमें 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं। सभी प्रश्न पत्र 3-3 घंटे के और 100 अंकों के होंगे। इन पर सिलेबस को लेकर मैंने काफ़ी विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपके साथ चर्चा की थी। और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है उसमें मैंने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी यूनिट को पढ़ाना आरंभ किया था, जिसमें भक्ति काल को मैंने लिया है। प्रथम यूनिट आदिकाल पर आधारित थी। भक्ति काल की विविध परिस्थितियां यानी पृष्ठभूमि परिवेश पर मन हमने एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ा था। और निर्गुण संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और कवियों को हमने एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ा है। साथ ही तीसरा जो प्रश्न मैंने आरंभ किया था और वो है निर्गुण सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रमुख कवि कृतियाँ और सूफी शब्द का अर्थ और सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में हमने सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए हमने 7 आरंभिक प्रवृत्तियों पर चर्चा कर ली है और आज हम 8वीं काव्य प्रवृत्ति को आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार पुनः आपका स्वागत। नायक नायिकाओं का चरित्र चित्रण। सूफी प्रेम काव्यों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। नायक को प्राय राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर बताया गया है, जबकि नायिका को अनित्य सुंदरी यानी अनुपम सुंदर रूप में और रूप गर्विता, बुद्धिमती, राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्राय सभी कवियों ने भारतीय मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिकाओं का चरित्र चित्रण किया है। नायिका के रूप सौंदर्य पर आकृष्ट होकर नायक को अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इनमें कुछ मानवेतर पात्र भी हैं, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु को निर्गुण पावा। यानी यदि हीरामन तोता जो सुआ है उसी ने ही परमात्मा से यानी पद्मावत में जो पद्मावती है वो परमात्मा के प्रतिरूप से उससे मिलने का रास्ता दिखाया है। बिन गुरु को निर्गुण पावा, और बिना गुरु के ये संसार पूरी तरह से निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं। 9वीं काव्य प्रवृत्ति है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने अपने काव्य में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर चित्रण है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध होता है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का निरूपण भी यथाअवसर किया गया है। हिंदू धर्म व संस्कृति की सामान्य जानकारी सूफी कवियों को थी। भारतीय परंपरा के अनुरूप ही बारहमासा और नक्सिक वर्णन भी किया गया है। 10वीं काव्य प्रवृत्ति है वस्तु वर्णन की प्रधानता। सूफी कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु वर्णन, दृश्य वर्णन एवं घटना का वर्णन यानी इनका पूरा विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में अत्यंत सिद्धहस्त थे। जायसी ने पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्र आभूषणों का
विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि दिखाई है। इन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। अगली 11वीं काव्यगत प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण की मनोरम झांकी। सूफी कवि प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबिंब मानते हैं। इस दृष्टि से इन्हें प्रकृति अत्यंत प्रिय है। ये प्रकृति को परमात्मा तक पहुँचने का साधन मानते हैं। साथ ही सृष्टि के कण कण में ईश्वरीय ज्योति के दर्शन भी करते हैं। जायसी के पद्मावत में प्रकृति के अनेक सुंदर एवं हृदयग्राही चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे आसपास बहु अमृत वारी, फरी अपूर होई रखवारी, यानी मानसरोवर झील के किनारे अमृत जैसे मधुर फल देने वाली वाटिकाएं हैं। फरी अपूर यानी पूर्ण रूप से फलीभूत हो रही हैं। होई रखवारी और उनकी रखवाली होती है, रक्षक हैं उनके। नवरंग नींबू सुरंग जमीरा, यानी 9 रंग के नए नए रंग वाले नींबू, सुरंग और सुंदर सुंदर रंग वाली जमेरियाँ, ओ बादाम बहुभेद अंजीरा, और बादाम के पेड़, बादाम लग रहे हैं और तरह तरह के अंजीर के पेड़ भी वहाँ मौजूद हैं। सूफी कवियों ने प्रकृति का 12मासा वर्णन किया है, जिनमें अनेक शैलियों का समावेश है। आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक, भावात्मक, रहस्यात्मक, उपदेशात्मक, प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने प्रकृति की बड़ी मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। अगली काव्यगत विशेषता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्री गणेश किया है। इन्होंने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की है, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं की है। संत कवियों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति अत्यंत उग्र थी। आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव को हटाकर प्रेम भाव को महत्व दिया है। अगली 13वीं काव्यगत विशेषता है प्रबंध शैली का प्रयोग। सूफी कवियों की रचनाएं प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इनके प्रबंध काव्यों में भारतीय महाकाव्य तथा फारसी मसनवी शैली का मिला जुला रूप भी है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के शब्दों में सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु इसमें इसके साथ ही कथा, आख्यानिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। चतुर्वेदी जी का एक कथन या उल्लेखनीय है। प्रबंध काव्यों में दोवा चौपाई शैली ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सूफी कवियों ने इसी शैली का भरपूर प्रयोग किया है। 14वीं जो काव्य प्रवृत्ति हैं वो है प्रतीक विधान। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में कुछ शब्दों को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें प्रतीक विधान के अनुसार विशिष्ट संदर्भ में और विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है। जायसीकृत पद्मावत के अंत में जिस प्रतीक विधान का प्रयोग हुआ है वह इस प्रकार है। तन चित्तूर मन राउर कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। अर्थात शरीर तो चित्तौड़ है, मन राजा है, हृदय सिंगल द्वीप हैं और बुद्धि का प्रतीक रानी पद्मावती हैं। इसी प्रकार का प्रतीक विधान अन्य प्रेम काव्यों में भी मिलता है। अगली 15वीं काव्यगत विशेषता है भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी काव्य के सभी कवियों ने
प्राय अवधी भाषा, लौकिक अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है, जबकि तुलसी जी ने परिनिष्ठित संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया था। जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता नहीं है जैसी तुलसी की भाषा में विद्यमान है। लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के समावेश से इन कवियों की भाषा प्रौढ़ और अभिव्यक्ति का अधिक सक्षम रूप लेकर सामने आई है। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का बहुतायत से प्रयोग किया है, किंतु अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान जैसे अलंकारों का भी आवश्यकता अनुसार खूब प्रयोग किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन 15 काव्य प्रवृत्तियों पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। सूफी काव्यधारा यानी निर्गुण सूफी यानी प्रेम मार्गी काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं उनको हमने 15 उपशीर्षकों में बांटते हुए हमने अभी विस्तार से प्रकाश डाला। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी काव्यधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक और तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। इन काव्यों से जनसाधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई है, क्योंकि सूफी कवियों ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। लोक संस्कृति के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और वीर्य की जो त्रिवेणी इन प्रेम काव्यों में उपलब्ध होती है, ऐसी अन्यत्र दुर्लभ हैं। अतः इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है। वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कही जा सकती है। साथ ही इस निष्कर्ष के उपरांत 2-3 बिंदु और आपको दिखाई दे रहे हैं। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सूफी कवि जो हैं वो संत कवियों की भांति निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। एक और विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता। इन सूफी कवियों ने खंडन मंडन की प्रवृत्ति संत कवियों की तरह नहीं अपनाई, इन्होंने मंडन की प्रवृत्ति अपनाई है। दोनों संप्रदायों को करीब ला करके उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी तरह से फारसी एवं भारतीय प्रेम पद्धति का इन्होंने समन्वय किया है, क्योंकि इन्होंने जो कथानक चुना है वो भारतीय प्रेम पद्धति यानी भारतीय हिंदू घरों की कहानियों को इन्होंने लिया है, और जो प्रेम की जो व्यंजना की है उसमें इन्होंने फारसी पद्धति का समन्वय किया है। जब यत्र तत्र हमें जो ऊहात्मक, अत्युक्तिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन मिलता है वो फारसी शैली का प्रभाव ही झलकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने निर्गुण काव्यधारा जो है उसकी दूसरी निर्गुण शाखा की दूसरी काव्यधारा, पहली निर्गुण संत काव्यधारा का हमने अध्ययन किया था एक मॉडल आंसर के रूप में, और आज हमने एक मॉडल आंसर के रूप में ही सूफी काव्यधारा का और सूफी काव्यधारा की प्रमुख कृतियों और सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का हमने अध्ययन किया है। इस द्वितीय यूनिट में हमने 3 मॉडल आंसरों के रूप में अध्ययन किया है। भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियों पर, निर्गुण संत मार्गी काव्य की प्रवृत्तियों पर और निर्गुण सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर। अब हम जो आगामी जो ऑनलाइन कक्षा हम लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल की जो सगुण शाखा है उसमें कृष्ण भक्ति, सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे। और अगली जो कक्षा होगी उसमें तुलसीदास जी के साहित्य, उनकी समन्वयशीलता और उनके काव्यगत विशेषता, सगुण राम भक्ति काव्यधारा। लेकिन हम उनको नहीं पढ़ करके हम उनके स्थान पर हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है उस प्रश्न को हम लेंगे, क्योंकि वही विशेषताएं तुलसी काव्य की भी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जहां आप इन वीडियोज़ को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।